तो इस तरह से वह कुंवर सिंह को उदय सिंह को बताती है कि इसी तरह तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह कहता है हंसकर, अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। उसे क्या लगता है कि क्योंकि मैं हंसता खेलता रहता हूँ इसीलिए सब मुझे पसंद करते हैं। पन्ना कहती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक यानी जो कुल की वंश को आगे बढ़ाता है, कुल को जीवित रखता है, ऐसा उसे कुल दीपक कहा जाता है, यानी कुल के को आगे बढ़ाने वाला, वंश को आगे बढ़ाने वाला। तो वो कहती है कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश यानी जो चित्तौड़ का राजवंश है उसके दीपक हो, यानी उसकी वंश को आगे बढ़ाने वाले महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। महाराणा सांगा कौन थे? उदय सिंह के पिता थे। उदय सिंह, कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धायमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं कि अगर मैं दीपक हूँ तो तुम मेरा दान मत कर देना। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धायमा, मचले हुए स्वर में। चलो ना धायमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। कि पानी के कुंड में वो जब वो दीपक रखते हैं तो वो दीपक ऐसे लगते हैं जैसे वो दीपक नाच रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे भी वह दीपदान देखना है और वह नृत्य भी देखना है। पन्ना कहती है, मैं इस समय कुछ भी नहीं देखूंगी कुंवर, क्योंकि उसे जो पन्नाधा है उसे अनिष्ट की आशंका समझ में आ रही है कि कुछ उस गलत होने वाला है, इसीलिए यह सब हो रहा है। उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ भी नहीं बनूंगा। तो इस तरह से उदय सिंह जो है नाराज हो जाता है। तो पन्ना कहती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। पन्ना कहती है कि रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते, यानी राजवंश जब राज चलाना होता है तो आपको राजवंश का ख्याल रखने के लिए रूठने मनाने का काम क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। वो ये कहना चाहती है कि क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो रूठने मनाने के स्वभाव से ऊपर उठकर कार्य करते हैं, तभी वह शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा कर पाते हैं। इस तरह से वह उसे समझाती है। उदय सिंह रूठे स्वर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। अभी वह समय नहीं आया कुंवर, यानी कि ऐसी भी स्थितियां आती है कई बार कि राज परिवार के जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें अपने देश की रक्षा करने के लिए हर वक्त हथियारों के साथ चौकन्ना रहना पड़ता है। इस तरीके से वो क्या समझाना चाहती है कि अभी तुम छोटे हो, तुम पर वह समय नहीं आया है कि तुम तलवार लेकर सो और नींद में भी इतने सजग रहो कि कोई तुम पर अगर हमला करे तो तुम उससे रक्षा कर सको। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा, कि तुम्हारे साथ में ऐसा होने वाला है आगे जाकर, इसलिए अभी तुम्हारा वह समय नहीं आया। उदय सिंह कहता है रूखे स्वर में, रूखे यानी कि अनइंटरेस्टेड वे में वह उसे कहता है कि तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार रखने को कहती हो, कि क्या तुमको मेरी तलवार से डर लगता है इसलिए तुम कहती हो कि बार बार तलवार को रख दो। पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में कोई नहीं डरता कुंवर, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। पन्नाधाय कहती है कि चित्तौड़ में तलवार से कोई भी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ जो है वो वीरों की भूमि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं। महाराणा प्रताप की कहानी आपने सुनी होगी, जिसने अकबर बादशाह से युद्ध किया था और कई दिनों तक वन में रहकर घास की रोटी खाकर भी जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अंतिम समय तक अपने युद्ध लड़ा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। जैसे लता में फूल खिलते हैं, कि जिस तरह से स्वाभाविक रूप से बेलों में पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं, उसी तरह से वीरों के हाथ में तलवार भी सदैव बहुत ही नेचुरल होती है, बहुत ही साधारण रूप से वह उसे एक्सेप्ट करते हैं और वह उसे अपने साथ में रखते हैं, और उनके परिवार में किसी को भी तलवारों से डर नहीं लगता। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेले चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जाने को उद्यत होता है यानी जाने के लिए तैयार हो जाता है, वह कोशिश ही करने लगता है जाने की। तभी पन्ना क्या कहती है, नहीं कुंवर, तुम अभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। पन्ना कहती है, नहीं कुंवर,
तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। जहरीले सर्प यानी कि तुम्हारे दुश्मन घूम रहे हैं, तुम्हारे शत्रु घूम रहे हैं, जो तुम्हें किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं, यानी तुम्हारी कभी भी हत्या हो सकती है, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। किंतु वह उसे डायरेक्टली नहीं बोलती, लेकिन वह छुपे हुए शब्दों में उसे आगाह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह बच्चा है, उसे वो क्लियरली भी नहीं बताना चाहती। तो उदय सिंह क्या कहता है, सर्प कैसे सर्प, सर्प यानी सांप, कैसे सांप। पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। कि तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना अपनी शैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत होता है, कि जाने के लिए फिर से वो तैयार होने लगता है। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर, उदय सिंह का प्रस्थान, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। कि उसी समय कुंवर जो है वह चले जाते हैं। तो पन्ना कहती है कि उनका रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। वो कहती है कि मैं उस कुंवर को मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। दीपदान यानी कि वो कहना चाहती है कि तुलजा भवानी की पूजा से ही, तुलजा भवानी ही जो है हमारे चित्तौड़ के राज परिवार की रक्षा करेगी, और तुलजा भवानी पर दीपदान करके ही इस चित्तौड़ की हम रक्षा कर पाएंगे। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। यहाँ पे बनवीर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। बनवीर कौन था उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बनवीर जो है चित्तौड़ का राज्य हथियाना चाहता था। इस तरह से तुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। तुपुर नाद यानी कि पैरों से पायजेब की आवाज़ करते हुए एक किशोरी यानी टीनेजर लड़की, जो टीनेजर लड़कियाँ होती है, 15-16 साल की एक लड़की है, उसका प्रवेश होता है, उसका वो एंटर होती है। किशोरी धायमा को प्रणाम करते हुए। पन्ना, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं, तो मैं भी तो सोना हूँ। यानी वह नींद वाले सोना की बात कर रही है, और वह लड़की जो है अपने नाम की बात कर रही है कि सोना चाहते हैं, तो मैं भी तो सोना हूँ। अट्टहास, अट्टहास का मतलब होता है जोर से हंसना, इतनी जोर से हंसना कि सुनने वाले को भय सा होने लगे, डर सा लगने लगे। इतनी जोर से हंसना जो है उसे अट्टहास करना कहते हैं। पन्ना धाय, चुप रहो सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भरकर नाचा। यों वो नाच कर इस तरह से, यों यानी कि वह नाच करके दिखाती है कि हमने इस तरह से डांस किया। तुलजा भवानी के सामने मन भर के हमने डांस किया। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल, वह नुपुर की झनकार, कि अपने है ना पायजेब से, पायल से जो है वह झनकार करके पैरों को उठाकर वो नृत्य करके, ताल करके दिखाती है कि किस तरह से हमने जो है नृत्य किया। पन्ना, बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। पन्ना उसे धमकाने की कोशिश करती है कि तुम अगर रावल जी की लड़की नहीं होती तो तुम्हें मैं यहाँ से निकाल देती। सोना कटार झोंक देती। कटार अट्टहास करती हुई। कटार यानी कि छोटा जो चाकू होता है, तलवार की तरह दिखता है लेकिन वो छोटा सा साइज में होता है, उसे कटार कहते हैं। कटार एक तरह का हथियार होता है। कि कटार झोंक देती, कटार यानी मेरे पेट में तुम कटार डालकर मुझे मार देती। अट्टहास करती है, अट्टहास यानी फिर से वो जोर से हंसती है। धायमा, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है, खोखला। वह क्या कहती है कि धायमा, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया है। कि तुमने उदय सिंह को तुम इस तरह से पालती हो, इस तरह से उसका ध्यान रखती हो कि तुम अपने चंदन को भी भूल चुकी, अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रखती। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। कि तुमने अपने ममता जो है उसमें अपने पुत्र को निकाल कर खोखला कर दिया, उसे उस जगह को खाली करी और उसमें
जिस तरह से मयान में कटार को रखा जाता है, उस तरह से तुमने अपने पुत्र को अपने हृदय से निकालकर वो जगह खाली करके उसमें उदय सिंह को जो है रख लिया है। खोखला यानी खाली कर देना, उस स्थान को तुमने खाली किया उदय सिंह को अपने हृदय में वो स्थान देने के लिए। पन्ना कहती है यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। कि वह कहती है कि यहाँ कविता पाठ करना, इस तरीके से बात करना सही नहीं है, यह जानती नहीं है बनवीर का राज्य है कि यानी बनवीर जो है क्रूर व्यक्ति है, उसके राज्य में यह सब चीज़ें मत करो वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। सोना ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो, बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े झूल लाए थे वहाँ, हाँ झूल इतनी बड़ी। ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। सोना जो है वो बनवीर से बहुत ज़्यादा सम्मोहित है, उसे लगता है कि बनवीर उसे पसंद करता है और वह उसे जब राजा बन जाएगा तो वह उसे कोई अच्छी पदवी देगा या कुछ उसे बहुत कुछ देने वाला है, इस तरीके का लालच बनवीर उसे देता आया है। इसीलिए वह बनवीर से बहुत आकर्षित रहती है। तो इसीलिए वह कहती है कि उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो, बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे, हाँ झूल इतनी बड़ी। झूल यानी हाथी घोड़े की झूल, यानी कि हाथी घोड़ों को सजाने के लिए आपने कभी गौर किया होगा, उनके चारों तरफ झालर जैसी ऐसे फ्रिल की डिज़ाइन की झालरें वगैरह मोतियों से जड़ी हुई, शीशों से जड़ी हुई होती हैं, जिनसे हाथी घोड़ों को सजाया जाता है, उन्हें कहते हैं झूल। तो हाथी घोड़ों की झूल लाए थे, हाँ झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हमारे लिए भी वे एक रेशम की झूल लाए थे। जो राजस्थान में स्त्रियां, आपने देखा होगा कभी, राजस्थानी जो पोशाक होती है, जो ड्रेस होती है राजस्थानी, उसमें स्त्रियों जो सिर पे ओढ़नी ओढ़ती हैं, उस ओढ़नी के किनारों पर जो है एक लेस की तरह डिज़ाइन लगी हुई होती है और लेस बहुत ही वाइड होती है, बहुत चौड़ी होती है, जिसमें अलग अलग तरह से शीशे वगैरह जड़े हुए होते हैं, मोतियों की झालरें या फिर छोटी छोटी ऐसे ना बैल घंटियों की जैसी डिज़ाइंस लगी हुई होती हैं। वह सब चीज़ें लगा के ऐसे जाली जैसा बना के उसे लेस की तरह लगाया जाता है ओढ़नी पर, उसे झूल कहा जाता है। कि ये रेशम की झूल लाए थे, उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था कि जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। कि वो जो लेस की जो जाली थी, जो झूल है वो लेस के जैसी होती है, लेस में जैसे नेट बनी हुई होती है, उस तरीके की नेट जो वह कैसी बता रही है कि वो नेट ऐसी लग रही थी जैसे मकड़ी के जाले हैं, उनके आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही है। कि चंद्रमा की किरणें यानी वह अपने चेहरे को चंद्रमा की किरणों की उपमा दे रही है। कि नेट के आर पार जो है, उस रेशम की झूल की नेट के आर पार उसका चेहरा, सुंदर चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे कोई चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं, चमक रही हैं।